मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी बुक में से 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक में से पहला अध्याय जीवों में जनन शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय में हमें जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है और जनन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जीव की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, पादप और जंतुओं दोनों के अंदर हम साथ साथ पढ़ेंगे। जीवों में जनन, इस अध्याय को पढ़ने से पहले अपन बात करें जनन की कि जनन क्यों आवश्यक है। प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी जाति, प्रजाति या वंश के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जनन करता है और इस जनन प्रक्रिया के द्वारा वह नई संतति उत्पन्न करता है। ये नई संतति विकसित होकर के, वृद्धि करके, परिपक्व होकर के फिर ये भी नई संतति उत्पन्न करती है। जीवों के लिए जनन एक आवश्यक परिघटना है, आवश्यक घटना है जिसके द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। तो जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है, निर्जीव तंत्र के अंदर जनन नहीं होता। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। तो जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक विकसित जीव, एक मैच्योर्ड, एक विकसित जीव अपने समान नई संततियों को जन्म देता है या नए जीव को जन्म देता है। जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक विकसित जीव अपने समान नए जीवों को जन्म देता है, जनन है। वे जीव जो नया जीव उत्पन्न करते हैं या जो नए जीव को जन्म देते हैं, वे जीव जो नए जीव को जन्म देते हैं वो जनक या पेरेंट कहलाते हैं, जनक या पेरेंट्स कहलाते हैं। और उत्पन्न हुए नए जीव, जो नए जीव उत्पन्न होते हैं, उस उत्पन्न हुए नए जीव को क्या कहेंगे? संतति कहते हैं। तो इस प्रकार से जो जन्म देता है उसको तो जनक और जो जन्म लेता है उसको संतति कहते हैं। अब जो नई संतति बनती है, ये नई संततियां भी क्या करती हैं? ग्रो करती हैं, वृद्धि करती हैं, बड़ी होती हैं और फिर इनके द्वारा भी नए जीव या नई संततियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से जनन का ये प्रक्रम चलता रहता है। तो नई संतति जो बनती है वो वृद्धि करके परिपक्व होती है एवं ये भी जब प्रजनन योग्य होकर के जनन करती है। तो नई संतति जो बनी है वो भी वृद्धि करेगी, प्रजनन योग्य हो जाएगी तो वो भी वृद्धि करके प्रजनन अवस्था आने पर उसके द्वारा भी नई संततियां उत्पन्न होंगी। ये प्रक्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और जीव अपनी जाति प्रजाति को अस्तित्व में बनाए रखता है या पृथ्वी पर बनाए रखता है। इसके बाद में प्रत्येक जीव का देखिए, प्रत्येक जीव जन्म लेता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव, उसकी बर्थ यानी कि जन्म होता है और उसके बाद अंत में परिपक्व अवस्थाएं, प्रजनन जो भी है सब होने के बाद उसकी डेथ होती है। तो एक जीव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच के समय को, एक जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के समय को, यानी ये प्राकृतिक मृत्यु की बात है। एक्सीडेंटल या कोई डैमेज हो जाए, वैसे एक्सीडेंटल या कोई वैसे कोई डैमेज तो वो डेथ के अंतर्गत नहीं आता। नेचुरल डेथ की बात हो रही है। जन्म से लेकर नेचुरल प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय है वो उस जीव का लाइफ स्पान कहलाता है। लाइफ स्पान या जीवन अवधि कहलाता है, जीवन अवधि कहलाती है। यानी कि एक जीव के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का समय जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। उनका जीवन काल, उनके आकार, जटिलता इन पर निर्भर नहीं करता। जीवों का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। उनका जीवन काल एक विशिष्ट गुण है और ये जीवन काल उनके आकार पर या फिर शरीर की जटिलता पर निर्भर नहीं करता। यानी कि ये बात नहीं है कि भाई जिस जीव का आकार बहुत बड़ा है, जैसे ब्लू व्हेल है, हाथी है, तो जिन जीवों का आकार बहुत बड़ा है वो तो बहुत लंबे समय तक जीवित रहेंगे, या जिनका आकार बहुत छोटा है वो बहुत ही कम समय के लिए जीवित रहेंगे। ऐसा नहीं है। जीव सरल हो, जटिल हो, ये भी निर्भर नहीं करता कि उनकी जटिलता कितनी है, उसके आधार पर भी जीवन अवधि निर्भर नहीं करती। तो आकार और जटिलता यानी कि शरीर की बनावट, जटिलता जो है वो जीवन अवधि को प्रभावित नहीं करती। अपन देखें जैसे कि आम का जीवन काल या आम के पादप का जीवन काल
100 वर्ष तक होता है, लगभग 200 वर्ष, चलो लगभग 200 वर्ष तक का आम का जीवन काल होता है। अब यहीं पर अगर अपन बात करें, ये आम के जीवन काल की बात हो गई। अगर हम पीपल के जीवन काल की बात करते हैं तो पीपल का जीवन काल लगभग 2000 वर्ष से 2500 वर्ष तक का होता है। यहाँ पर आम और पीपल के वृक्ष का शेप साइज लगभग, जटिलता भी सेम है दोनों के अंदर, और उनका आकार भी लगभग एक बड़े वृक्ष होते हैं, परंतु जीवन काल के अंदर अंतर है। तो आम का वृक्ष लगभग 200 वर्ष, जबकि वही पीपल जो है वो 2000 से 2500 वर्ष तक जीवित रहता है। इसी प्रकार से अगर अपन जंतु की बात करें तो कौवा और तोता, दो जीव लेते हैं, कौवा और तोता, पैरट्स एंड क्रो। कौवे का जीवन काल 15 वर्ष का होता है, लगभग 15 वर्ष, जबकि तोता जो है 140 वर्ष तक जीता है। तो यहाँ पर दोनों का आकार सेम होता है, लगभग एक ही आकार के होते हैं कौवा और तोता, परंतु फिर भी उनकी जीवन काल में कितना डिफरेंस है। कौवे की 15 वर्ष, जबकि तोते की 140 वर्ष तक का जीवन काल होता है, जबकि दोनों का आकार लगभग सेम होता है। तो इस प्रकार से जीवन काल उनकी जीवों के आकार पर, उनकी जटिलता पर निर्भर नहीं करता। ये तो जीवन काल है, किसी प्रकार से किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। तो इस तरह से अलग अलग जीवों का जीवन काल भिन्न होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जीवन काल, लाइफ स्पैन जो है वो आकार जटिलता पर निर्भर नहीं करता। अपन कुछ जीवों के जीवन काल की बात करें तो यहाँ पर अपन ने पीपल का जीवन काल देखा, लगभग 2000 से 2500 वर्ष, आम का 200 वर्ष, तोते का 140 वर्ष, कौवा का 15 वर्ष। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका जीवन काल बहुत कम होता है, अर्थात वो बहुत ही कम समय के लिए जीवित रहते हैं। जैसे कि कीट जो होते हैं, उन कुछ कीटों का जीवन काल तो इतना कम होता है कि वो एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए जीवित रहते हैं। कुछ कीटों का जीवन काल 30 दिन तक का होता है। जैसे फल मक्खी जो है वो लगभग 30 दिन तक जीवित रहती है। फल मक्खी का जीवन काल 30 दिन का होता है। और इसी प्रकार से कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनका जीवन काल 24 घंटे का होता है। वो अपने उसी जीवन काल के अंतर्गत जन्म लेते हैं, उनके अंदर जो लार्वा अवस्था है वो आती है, प्यूपा आता है, वो वयस्क होते हैं, जन्म करते हैं, और फिर वो उसी 24 घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। ध्यान रहे कि जो कुछ कीट होते हैं वो बहुत ही कम जीवन काल होता है, किसी का एक दिन की अवधि होती है, कुछ घंटों की भी होती है, एक दिन की अवधि होती है, और कुछ का 1000 वर्षों तक भी जीवन काल होता है। जो कुछ कीट होते हैं केवल एक दिन के लिए ही जीवित रहते हैं। तितली 1 या 2 सप्ताह, तितली का जीवन काल 1 या 2 सप्ताह का होता है। यहाँ पर अपन कुछ जीवों का जीवन काल की बात करें तो हाथी का जीवन काल लगभग 60 से 70 वर्ष का जीवन काल होता है। लगभग 60 से 70 वर्ष का जीवन काल हाथी का होता है। तितली की बात करें अपन तो तितली जो है उसका जीवन काल 1 से 2 सप्ताह का जीवन काल, 1 to 2 वीक का जीवन काल होता है। मगरमच्छ का जीवन काल, मगरमच्छ का जीवन काल लगभग 60 वर्ष का होता है। 60 वर्ष, 60 वर्ष तक जीवित रहता है लगभग मगरमच्छ। इसके बाद में हम अगर आगे घोड़ा जो है उसका जीवन काल लगभग 50 वर्ष का होता है। घोड़े का जीवन काल 50 वर्ष यानी 50 ईयर्स होता है। कछुआ जिसका जीवन काल 100 से 150 ईयर्स होता है। 100 to 150 ईयर्स तक कछुआ जीवित रहता है। गाय की बात करें तो गाय का जीवन काल लगभग 26 वर्ष का होता है, लगभग 26 वर्ष। कुत्ते का जीवन काल, डॉग जो है उसका जीवन काल 10 से 15 वर्ष का जीवन काल होता है। 10 to 15 ईयर्स जीवन काल होगा। फल मक्खी जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, फल मक्खी का जीवन काल लगभग 1 महीना अर्थात 30 दिन, 30 डेज का जीवन काल होता है। ये तो जंतुओं की बात हो गई कि जंतुओं के अंदर इस प्रकार से जीवन काल में फ्लक्चुएशन मिलता है। इसके बाद अपन बात करें पौधों की, तो पौधों के अंदर जो फसली पादप होते हैं, अनाज वाले पादप होते हैं, उनका जीवन काल कम होता है। फसली पादपों का जीवन काल कम होता है, जिसके अंदर अपन देखें धान यानी चावल,
इसका जीवन काल 4 महीना होता है। ये इसी समय के अंदर, इस पीरियड के अंदर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, फल फूल धारण करते हैं और नष्ट हो जाते हैं। बरगद की बात करें अपन, बरगद का जीवन काल 300 से 400 वर्ष तक होता है, या 500 वर्ष भी लगा लेते हैं। 300 से 500 वर्ष तक का जीवन काल बरगद का। केला जो है उसका, केले का जीवन काल 25 वर्ष समथिंग होता है, और गुलाब जो है, गुलाब का जीवन काल 10 वर्ष होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जंतुओं का जीवन काल या पादप और जंतुओं का जीवन काल अलग अलग होता है। एनसीईआरटी की बुक के अंदर कुछ जंतुओं का जीवन काल दे रखा है और कुछ जंतुओं का जीवन काल के आगे नाम लिख करके खाली स्थान छोड़ दिया है, तो वो आप इसके अंदर भर लें। हाथी 60-70 वर्ष, तितली 1 से 2 सप्ताह, मगरमच्छ 60 वर्ष, घोड़ा 50 वर्ष, कछुआ 100 से 150 वर्ष, गाय 26 वर्ष, कुत्ता 10 से 15 वर्ष, मधुमक्खी 30 डेज, धान 4 महीने 4 मंथ, बरगद 300 to 500 ईयर्स, केला 25 ईयर्स, और रोज गुलाब 10 ईयर्स तक लगभग इनका जीवन काल होता है। तो जीवन काल जो है पादपों या जंतुओं के आकार पर, उनकी जटिलता पर निर्भर नहीं करता। जीवों में जनन के लिए जनन की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, जनन के लिए कौन कौन से कार्य होते हैं जो कि जनन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले आता है जीवन। जनन क्यों आवश्यक है, जनन के कार्य क्या है? तो जनन, सबसे पहले कि जनन किसी भी जाति के जीवन को, उसके अस्तित्व को बनाए रखता है, सुरक्षित रखता है। तो किसी जाति के, पृथ्वी पर किसी जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। पृथ्वी पर किसी जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। सेकंड है नई जाति की जीवन क्षमता। तो जनन से जाति की निरंतरता बनी रहती है, जिससे जाति विलुप्त नहीं हो पाती है। जनन से जाति की जीवन क्षमता बनी रहती है, अर्थात उसकी निरंतरता, कंटिन्यूटी बनी रहती है, नई नई संतति जन्म लेती रहती हैं, इससे उसकी निरंतरता अर्थात कंटिन्यूटी बनी रहती है और वो जाति जल्दी से विलुप्त नहीं हो पाती है। विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन के दौरान, विभिन्नताएं स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आती हैं। बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो लैंगिक प्रजनन के दौरान या यूं कहें जनन के दौरान दो अलग अलग जनकों का फ्यूजन होता है, जुड़ते हैं, संलयन होता है, फ्यूजन होता है, तो इससे नई विभिन्नताएं आती हैं, नई वेरिएशंस आते हैं। ये विभिन्नताएं एक जीव को वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित बनाता है। तो जीव इन विभिन्नताओं के कारण से पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। तो जनन से जीवों में वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं और ये विभिन्नताएं जीव को पृथ्वी पर जीवित रहने के योग्य या सक्षम बनाती हैं। जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जनसंख्या संगठन किस प्रकार से रहता है? जीवों के अंदर नवजात शिशु मिलते हैं, उसके बाद किशोर होते हैं, वृद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से युवा प्रौढ़ व्यक्तियों का और वृद्धों की संख्या का निश्चित अनुपात बना रहता है, उनकी संख्या को नियमित बनाए रखते हैं। तो जन्म के दौरान नवजात शिशुओं, युवाओं, प्रौढ़ व्यक्तियों तथा वृद्धों की संख्या को नियमित बनाए रखता है। जनन जो है शिशुओं, नवजात शिशुओं, युवाओं, प्रौढ़ और वृद्धों की संख्या को नियमित बनाए रखता है। ये जनन का चौथा कार्य था। इसके बाद में प्रतिस्थापन। जनन द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में, जनन द्वारा एडवर्स कंडीशन आ गई, तो एक्सीडेंटल स्थितियां आ गई, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में या फिर प्राकृतिक रूप से मृत हुए जीवों का स्थान नए जीव ले लेते हैं। जनन के द्वारा, यानी कि जनन द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों या फिर प्राकृतिक रूप से मृत हुए जीवों का स्थान जो है नए जीवों द्वारा ले लिया जाता है, अर्थात उस जगह पर नए जीव प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जनन के द्वारा प्राकृतिक रूप से मृत हुए जीव या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण से मृत हुए जीवों का स्थान नए जीवों के द्वारा ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से जनन के द्वारा नए जीवों का प्रतिस्थापन होता है। इस तरह से ये जनन आवश्यक है। जनन किस लिए आवश्यक है? इसके अंदर आपको जो कंडीशन दी हुई है वो 5 कंडीशन आपको दी है जनन आवश्यकता के लिए, जिसके अंदर जीवन के लिए जनन आवश्यक है, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जाति की जीवन क्षमता को बनाए रखने के लिए। जनन के द्वारा नई विभिन्नताएं आती हैं, ये नई विभिन्नताएं भी पृथ्वी पर जीव को रहने के लिए अनुकूल बनाती हैं। उसको जनसंख्या संगठन,
जन्म के द्वारा शिशु, नवजात शिशु, युवा, प्रौढ़ और वृद्धों की संख्या का नियमित बने रहता है, उन संख्याओं को नियमित बनाए रखता है जनन। प्रतिस्थापन, प्रतिकूल परिस्थितियां, एडवर्स कंडीशंस जो होती है उसके कारण से प्राकृतिक रूप से मृत हुए जीवों का स्थान नए जीव ले लेते हैं, ये प्रक्रिया भी जन्म के द्वारा ही संभव होती है। तो इस प्रकार से जन्म जो है इन कार्यों की वजह से आवश्यक है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। तो जनन के प्रकार जीवों के अंदर संरचना, उनका निवास, रहन सहन, स्थान, कार्य की, जीवों की संरचना, निवास यानी उनका रहन सहन, उनकी कार्य की, उनका निवास स्थान, ये भिन्न भिन्न होने के कारण से उनके अंदर समान रूप से जनन नहीं पाया जाता। जीवों की संरचना जटिल होती है, सरल होती है, कार्य की भिन्न भिन्न होती है, उनका निवास स्थान भिन्न भिन्न होता है, इस कारण से जनन भी असमान होता है, जनन भी उन्हें भिन्न प्रकार से मिलता है। तो इनके अंदर जनन एक यानी कि विविधता लिए हुए हैं, जीव आपस में बहुत सारी विविधता लिए हुए हैं, इस विविधता के कारण से उनमें समान प्रकार का जनन नहीं पाया जाता। तो जीवों में जनन के दो प्रकार मिलते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन। एक है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। तो दोनों के बारे में बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, अलैंगिक जनन के अंदर सिर्फ एक जनक के द्वारा संतति उत्पन्न की जाती है। एक जनक के द्वारा संतति उत्पन्न की जाती है, सिर्फ वन पेरेंट्स होता है, एक जनक के द्वारा संतति उत्पन्न की जाती है। ये जो जीव होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न होते हैं, वो आनुवांशिक व आकारिकी दृष्टि से बिल्कुल सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। ये जीव आनुवांशिकी व आकारिकी रूप से अपने जनक के बिल्कुल हूबहू होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। ये जीव एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक जनक ही भाग लेता है, उस एक जनक से एक संतति उत्पन्न होती है। ये जीव जो बनते हैं, नई संतति बनती है, नए जीव बनते हैं, ये आनुवांशिक, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों रूप से बिल्कुल सेम होते हैं। अतः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बनने वाले जीव अपने जनक के क्या कहे जाते हैं? क्लोन कहलाते हैं, हूबहू होते हैं, इसलिए उनको क्लोन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाले जीव अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं, आनुवांशिक दृष्टि से भी और आकार की दृष्टि से भी, अतः उन्हें क्लोन कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न जीव अपने जनक के हमेशा क्लोन होते हैं। अलैंगिक जनन अधिकांशतः निम्न श्रेणियों के जंतुओं में ज्यादा मिलता है। निम्न श्रेणी के जो जीव हैं उनके अंदर ही अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, परंतु उच्च कोटि के पादपों के अंदर, उच्च कोटि के जंतुओं में देखा, उच्च कोटि के जीवों में देखें तो स्पेशली पादपों के अंदर अलैंगिक जनन की एक अन्य विधि मिलती है, जिसे क्या कहते हैं? कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो पादपों के अंदर उच्च कोटि के जो पादप है उनके अंदर अलैंगिक जनन की एक अन्य विधि कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपगेशन पाया जाता है, जिसका हम बाद में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमेशा दो जनक होते हैं, जिसमें एक नर और एक मादा होते हैं। यहाँ पर जो डिवीजन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक संतति बनती है तो हमेशा समसूत्री विभाजन होता है, जबकि इनके अंदर पहले अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन से दोनों के क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। युग्मकों का आपस में संलयन होगा, युग्मनज बनेगा और युग्मनज से फिर संतति का निर्माण होता है। तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जबकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन होता है, यहाँ माइटोसिस, यहाँ पर मियोसिस। और उसके दौरान यहाँ युग्मक यानी गैमेट बनते हैं, गैमेट्स फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का फ्यूजन होता है, संलयन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो और फिर संतति बनती है। तो इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल भिन्न होता है।
यहाँ पर जो दो संततियां बनती हैं, सॉरी यहाँ पर संतति जो बनती सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो संतति बनती है, उन संततियों के अंदर नए लक्षण यानी वेरिएशंस आती हैं। इनके अंदर वेरिएशन नहीं आते क्योंकि आकार के अनुमान समान होते हैं, क्योंकि एक ही जनक से बने हैं, परंतु यहाँ पर दो जनकों के गैमेट्स यानी दो जनकों के लक्षण आपस में मिल जाते हैं। अतः बनने वाले जंतु जो होते हैं वो अपने जनक से तथा अपनी ही जनक और अपनी संततियां जो होती है, दो संततियां होती है, वो भी आपस में भिन्न होती हैं। तो इससे बनने वाले लैंगिक जनन में बनने वाली संतति अपने जनकों से बिल्कुल भिन्न होती हैं, क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग गैमेट्स का फ्यूजन होता है, संलयन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए तो अब अपन देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ विधियां हैं जंतुओं के अंदर और बालकों के अंदर दोनों में ही। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो कौन कौन से मेथड है जिनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या अलैंगिक जनन होता है, सबसे पहला मेथड है द्वितीय विखंडन या विखंडन, फ्यूजन। फ्यूजन नहीं, फ्यूजन है, विखंडन। देखिए इसमें क्या होता है कि इसके अंदर एक जीव यानी कि यूनिसेलुलर जीव जो होते हैं उनके अंदर ज्यादातर मिलता है। एक कोशिकीय जीवों के अंदर इस प्रकार का जनन प्रक्रिया पाई जाती है, विखंडन प्रक्रिया पाई जाती है। इसमें एक कोशिकीय जीव जो है वो कोशिका दो भागों में, कोशिका आपस में टूट जाती है और टूटे हुए खंड जो है वो क्या करते हैं, नए संतति के रूप में विकसित हो जाते हैं, नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिका दो या दो से अधिक समान बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में एक जनक कोशिका दो बराबर एवं समान भागों में विभाजित हो जाती है और विभाजित होने वाली प्रत्येक कोशिका एक नए जीव को जन्म देती है। अब विखंडन भी दो प्रकार का होता है, विखंडन भी दो प्रकार का होता है। एक है द्विविखंडन, और दूसरा होता है बहुविखंडन अर्थात बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। बहुविखंडन देखिए द्विविखंडन के अंदर, द्विविखंड की प्रक्रिया के अंदर एक जनक कोशिका दो बराबर भागों में बंट जाती है। तो ये प्रक्रिया पाई जाती है अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर अमीबा परिपक्व मैच्योर होने के बाद में अपने अंदर एक विभाजन करता है, पहले से न्यूक्लियस बढ़ जाता है दो और फिर संपूर्ण अमीबा दो भागों में बढ़ जाता है। तो अमीबा के अंदर इस प्रकार से दो नए अमीबा बन जाते हैं विभाजन होने से, विखंडन होने से। यह है बाइनरी फ्यूजन, द्विविखंडन। और इसके बाद में ये जो नई संतति बनती है या नया जीव अमीबा का बनता है, छोटे आकार का होता है, बाद में ये भी वृद्धि करता है और वृद्धि करने के बाद में ये भी बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और उसके बाद में फिर ये भी क्या करता है, फिर से ये भी दो भागों में बढ़ जाता है। इसमें भी द्विविखंडन या बाइनरी फ्यूजन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कहें कि विखंडन प्रक्रिया से बनने वाले जीवों की मृत्यु नहीं होती है, वो अमर होते हैं। विखंडन से बनने वाले जीवों की मृत्यु नहीं होती है, वो अमर होते हैं, क्योंकि जैसे ही उनकी कोशिका मैच्योर होती है विभाजन करके फिर नए बना लेते हैं, फिर कोशिका मैच्योर होती है फिर विभाजन करके नए बना लेते हैं। अतः इनकी मृत्यु बहुत ही विरले होती है, बहुत ही कम होती है, प्राकृतिक रूप से इनकी मृत्यु नहीं होती है। वैसे कोई इनको जीव खा जाए या किसी से दब जाए तो बात अलग है, उस कारण से मर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से इनकी मृत्यु नहीं होती है, ये अपने आप को विभाजित करते रहते हैं। तो ये था द्विविखंडन, बाइनरी फ्यूजन। अमीबा इसका उदाहरण है। अमीबा के अंदर जब परिपक्व हो जाता है तो इसमें एक जनक कोशिका दो समान भागों में बढ़ जाकर प्रत्येक भाग वृद्धि करके वैश्य कोशिका या जीव का निर्माण करती है। विखंडन द्वारा जनन करने वाले जीवों की मृत्यु बहुत कम होती है, अर्थात ये अमर बने रहते हैं। इसका उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डाइटम। अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा इसका उदाहरण पैरामीशियम, यूग्लिना और डाइटम के अंदर इस प्रकार से द्विविखंडन या बाइनरी फ्यूजन के द्वारा डिवीजन या एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। इसकी बात करें अपन बहुविखंडन की, तो बहुविखंडन यानी मल्टीपल फ्यूजन। इस मल्टीपल फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि पेरेंटल सेल, एक जनक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाता है, अनेक न्यूक्लियस इसके जीव के अंदर बन जाते हैं इस प्रकार से। अब इनके ऊपर क्या होगा, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव की लेयर बन जाती है। साइटोप्लाज्म इसको घेर लेता है, कोशिका द्रव इन न्यूक्लियस को घेर लेता है। तो न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद में इनके ऊपर क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म घेर ले जाता है। और अब क्या होगी, कोशिका क्या हो जाएगी, फट जाएगी, रप्चर्ड हो जाएगी कोशिका और फटने के बाद ये सारी जो नई कोशिकाएं बनी है ये बाहर आकर के एक नए संतति या नए जीव को जन्म
देती है। तो इस प्रकार से बहुविखंडन जो है वो एक ही कोशिका अनेक टुकड़ों में, अनेक कोशिकाओं में टूट जाती है और वो कोशिकाएं एक नए जीव की भांति कार्य, एक नई संतति की भांति कार्य करती हैं। इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट, जो मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, इसका उदाहरण है। तो प्लाज्मोडियम जो है उसके अंदर बहुविखंडन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया का परजीवी है जिससे मलेरिया, तो इसके अंदर बहुविखंडन के द्वारा से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इस प्रकार से विखंडन के 2 टाइप हो गए, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम डाइटम में, जबकि बहुविखंडन प्लाज्मोडियम के अंदर पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप है, सेकंड टाइप, मुकुलन यानी बडिंग। मुकुलन या बडिंग। तो मुकुलन या बडिंग क्या है? नॉर्मली कुछ होता है। मुकुलन या बडिंग, इसमें क्या होता है कि इसमें जीव, जो मैच्योर जीव होगा, विकसित जीव होगा, उस विकसित जीव से कोई अतिवृद्धि बाहर की तरफ निकलती है। बाहर की तरफ भी हो सकती है, अंदर की तरफ, अंदर से भी निकल सकती है और बाहर से भी निकल सकती है। तो इस प्रकार के जन्म के अंदर, एलैंगिक जन्म के अंदर किसी मैच्योर या विकसित जीव से एक कलिका, एक बड निकलती है। यह बड या कलिका प्रारंभ में तो उस पेरेंटल जो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उसके ऊपर रहेगी, लेकिन बाद में यह टूट करके, अलग होकर के और एक सबस्ट्रेट से या एक आधार से चिपक जाती है, सबस्ट्रेटम से चिपक जाती है और फिर एक नए जीव को विकसित करती है। तो मुकुलन जो पाया जाता है वो ईस्ट के अंदर पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, स्पंज में पाया जाता है, स्पंज के अंदर इस प्रकार से मिलता है। तो एलैंगिक जनन की इस विधि में जीव कोशिका से एक बहिर्वृद्धि या एक अतिवृद्धि, एक बड या कलिका उत्पन्न होती है, जो प्रारंभ में जनक कोशिका पर जुड़ी रहती है और बाद में जनक कोशिका से अलग होकर के एक नए जीव में परिवर्तित हो जाती है, जैसे ईस्ट में, राइजोपस में, हाइड्रा में। तो देखिए किस प्रकार से ईस्ट कोशिका, ये एक ईस्ट सेल है, तो ईस्ट कोशिका के अंदर एक इस प्रकार से अतिवृद्धि बाहर की तरफ निकलती है। ये अतिवृद्धि कुछ दिनों बाद जब परिपक्व होकर के अलग हो जाती है और फिर एक नए संतति को जन्म देती है। ये ईस्ट के अंदर होती है। इसी प्रकार से जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा के अंदर भी इसी प्रकार से, तो हाइड्रा में यहाँ पर एक ऐसी अतिवृद्धि निकलती है और इसके ऊपर ये बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। ये हाइड्रा यहाँ से अलग होकर के किसी सबस्ट्रेटम से, आधार से चिपक जाएगा और एक नए हाइड्रा को जन्म देता है। तो ये होता है मुकुलन। तो यहाँ पर जो ये अतिवृद्धि निकलती है, ये अतिवृद्धि मुकुलन कहलाती है, मुकुल कहलाती है, बड कहलाती है, कलिका कहलाती है। ये बड या कलिका अलग होकर के एक नए जीव को जन्म देती है, एक नया जीव बना देती है। तो ये मुकुलन जो प्रक्रिया है वो हाइड्रा में, ईस्ट में, राइजोपस में इन्हें मिलती है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, कभी कभी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर एक ही जीव के ऊपर अनेक मुकुल बन जाते हैं। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर एक ही जनक कोशिका पर एक से अधिक मुकुल विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था को टोरुला अवस्था कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब एक ही जनक कोशिका पर बहुत सारे मुकुल बन जाते हैं तो उसे टोरुला अवस्था या टोरुला कहा जाता है। दूसरी विधि थी मुकुलन। देखिए मुकुलन के अंदर आपको बता दें पहले, मुकुलन जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्सोजीनस, एक एंडोजीनस। तो यहाँ पर जो हाइड्रा और ईस्ट में बताया है, आपको एक्सोजीनस बताया है, जिसके अंदर जीव के शरीर के बाहरी हिस्से से, जीव के शरीर के बाहरी भित्ति से, बाहरी हिस्से से मुकुल या कलिका निकल रही है। जब बाहरी हिस्से से बाहर की तरफ कलिका निकलती है तो उसे एक्सोजीनस बडिंग कहते हैं, एक्सोजीनस मुकुलन कहते हैं। दूसरा आएगा, आगे आएगा, जो इसको हम अलग से बताएंगे आपको। उसमें क्या होता है कि जीव की आंतरिक भित्ति से, अंदर वाली जो वॉल होती है, उस अंदर वाली भित्ति से मड या कलिका निकलती हैं, जो विकसित होकर के नए जीव को जन्म देती है। थोड़ी देर बाद में ही ये एंडोजीनस जो प्रक्रिया है वो भी आ रही है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। ठीक है, तो ये था मुकुलन या बडिंग। उसके बाद आता है खंडन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, खंडन या फ्रेगमेंटेशन। खंडन या फ्रेगमेंटेशन से पहले बीजाणुओं भी है भाई। चलो भाई ध्यान दीजिएगा। और इससे पहले हम ले लेते हैं बाइस्पोर।
देखिए कुछ 22 बीजाणुओं द्वारा भी एरेनिक जनन होता है। तो अधिकांश कवकों में शैवालों में, ज्यादातर किसमें, फंजाई में और एल्गी में, फंजाई और शैवालों के अंदर, कवक और शैवालों के अंदर कुछ बीजाणु बनते हैं, उन बीजाणुओं के द्वारा भी एरेनिक जनन होता है। ये बीजाणु फंजाई पर यानी उस जीव के ऊपर या एल्गी के ऊपर, शैवाल के ऊपर ही बन जाते हैं और एरेनिक प्रोसेस के द्वारा ये बनते हैं। समान इनके द्वारा जीव उत्पन्न होंगे। तो ये जो बीजाणु द्वारा होता है, वो बीजाणु जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं चल बीजाणु, चल बीजाणु जिसको ज़ूस्पोर भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं अचल बीजाणु, नॉन मोटाइल, जो कि चलने योग्य नहीं होते। तो चल बीजाणु और अचल बीजाणुओं द्वारा भी जनन होता है एरेनिक जनन। चल बीजाणु जो होते हैं वो कसाबिका युक्त, फ्लैजिला युक्त बीजाणु होते हैं। कसाबिका फ्लैजिला युक्त जो मोटाइल होते हैं, चल होते हैं। गतिशील संरचनाएं होती हैं, इन गतिशील संरचनाओं के द्वारा जनन होता है। तो चल बीजाणु जो होते हैं उनके ऊपर कसाबिका मिलती है और उस कसाबिका के द्वारा वो पानी के अंदर या फिर पानी में आते हैं, चल सकते हैं। तो मोटाइल जो स्पोर होते हैं, चल बीजाणु होते हैं, वो ज़ूस्पोर कहा जाता है। और ज़ूस्पोर किसे मिलता है, क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो कि एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर ज़ूस्पोर बनते हैं, चल बीजाणु बनते हैं जिनपे कसाबिका पाई जाती है। इन चल बीजाणुओं के द्वारा भी एरेनिक प्रजनन होता है। ये चल बीजाणु बनने के बाद जीव से निकल करके, उससे अलग होकर के नए जीव को विकसित करते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जलीय जीवों के अंदर पाई जाती है। क्लेमाइडोमोनास इसका उदाहरण है, चल बीजाणु क्लेमाइडोमोनास में। अचल बीजाणु जो होते हैं वो उनके ऊपर कसाबिका नहीं होती है और पानी की जो धारा होती है, वाटर करंट होती है, उनके साथ साथ ही वो गति करते रहते हैं। सूक्ष्म एकोशिकीय होते हैं ये, जैसे यूरोथ्रिक्स के अंदर। तो यूरोथ्रिक्स जो है उसमें अचल जीवाणु बीजाणु बनते हैं। यूरोथ्रिक्स के अंदर अचल बीजाणुओं के द्वारा एरेनिक प्रजनन होता है। अचल बीजाणु गतिशील नहीं होते हैं, उनमें कसाबिका नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनके अंदर चल बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। एक कोनिडिया था इसमें आ नहीं रहा। हाँ देखिए, यूरोथ्रिक्स के अलावा आपको बताएं कवक की बात करें तो कवकों के अंदर भी इस प्रकार से जनन होता है। जैसे कि ये एक कवक है इस प्रकार से। तो पेनिसिलियम जो कवक होती है, पेनिसिलिन जिससे दवा प्राप्त होती है, पेनिसिलियम नामक कवक, उस कवक के अंदर क्या होता है कि इसके ऊपर ऐसे बारीक बारीक पहले शाखाएं बनती हैं। इन शाखाओं के ऊपर इस प्रकार से ऊपर की शाखाओं पर ये गोल अचल बीजाणु लगे हुए होते हैं, गोल अचल बीजाणु लगे हुए होते हैं। तो ये गोल अचल बीजाणु जो है वो क्या कहलाते हैं, कोनिडिया कहलाते हैं। तो इन कोनिडिया के द्वारा भी एरेनिक प्रजनन होता है। तो पेनिसिलियम के अंदर इस प्रकार से पेनिसिलियम जो कवक होती है, इस पेनिसिलियम कवक के अंदर कोनिडिया बनते हैं। ये कोनिडिया जो है वो अचल बीजाणु होते हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कसाबिका या फ्लैजिला नहीं होती है, सीलिया फ्लैजिला नहीं होती, कसाबिका पक्षमा कुछ नहीं होते। इस कारण से क्या होते हैं, अचल होते हैं। तो इन अचल बीजाणुओं के द्वारा पेनिसिलियम के अंदर भी प्रजनन, एरेनिक प्रजनन पाया जाता है और यूरोथ्रिक्स के अंदर भी। इस प्रकार से इनके अंदर कोनिडिया बनते हैं। तो कोनिडिया एक अचल बीजाणु है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद में आती है खंडन प्रक्रिया। दूसरे अब चौथे नंबर पर है फ्रेगमेंटेशन या खंडन। खंडन या फ्रेगमेंटेशन देखिए कैसे। इसके अंदर एक जीव, जो पूरा जीव का तंतु है या फिलामेंट है, वो किसी भी कारण से गल गया पानी से या किसी एक्सीडेंटल वजह से, किसी भी कारण से क्या होता है, वो टूट जाता है। जहां से वो टूटता है जीव, वहीं से एक नया जीव विकसित हो जाता है। तो फ्रेगमेंट के अंदर एक पूरा जो तंतु है, फिलामेंट है, जीव का तंतु है, वो कहीं ना कहीं से टूट जाता है और टूट करके एक नए जीव को विकसित करता है। जैसे स्पायरोगायरा के अंदर, स्पायरोगायरा जो शैवाल होता है उसके अंदर इस प्रकार से संरचना मिलती है। अब ये किसी कारण से टूट जाता है, यानी खंडों में टूट जाता है। तो प्रत्येक खंड जो है, इसका एक खंड ये है, दूसरा खंड ये है, तो ये प्रत्येक खंड जो है विकसित होकर के फिर से बन जाएगा, नया जीव विकसित कर लेगा। तो फ्रेगमेंट के अंदर पूरा का पूरा विकसित जीव का फिलामेंट के तंतु टूट जाता है। वो तंतु बहुकोशिकीय भी हो सकता है, एक कोशिकीय भी हो सकता है और टूट करके नए जीव को जन्म देता है। तो इस प्रकार के जनन में जनक कोशिका का शरीर, पूरा का पूरा बॉडी शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है। प्रत्येक खंड या भाग नए जीव की तरह व्यवहार करता है।
खंडन जो है पुराने भागों के सड़ने या फिर प्राकृतिक मृत्यु के कारण भी हो सकता है। तो खंडन है वो पुराने भागों के सड़ने, प्राकृतिक मृत्यु के कारण भी हो जाता है। तो स्पाइरोगाइरा, मार्केंसिया, रिक्शिया जैसे ब्राइफाइट्स होते हैं, उनके अंदर खंडन प्रक्रिया के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मार्केंसिया के अंदर, रिक्शिया के अंदर, स्पाइरोगाइरा के अंदर और ब्राइफाइट्स जो होते हैं, इनके अंदर खंडन प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन पाया जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर एक संपूर्ण जीव का शरीर ही दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है और टूटा हुआ प्रत्येक भाग जो है एक नए जीव की तरह व्यवहार करता है और उससे नई संपत्ति उत्पन्न हो जाती है। ये था फ्रेगमेंटेशन, खंडन प्रक्रिया। उसके बाद आता है अगला 5 है जेम्यूल, बाई जेम्यूल या जेम्यूल द्वारा। देखिए भाई ये क्या है, जब हमने मुकुलन पढ़ा था, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मुकुलन पढ़ा उस समय आपको बताया था कि मुकुलन जो मुकुल निकलता है, बड निकलता है, वो एंडोजीनस भी होता है और एक्सोजीनस भी होता है। एक्सोजीनस का मतलब होता है कि जब जीव के शरीर के बाहर से कोई बड निकलती हो, बाहरी वाल से बड निकलती हो और वो बड निकल करके नए जीव का व्यवहार, नए जीव को उत्पन्न करती है। एंडोजीनस जो होता है उसके अंदर जीव के अंतः भित्ति से, आंतरिक भित्ति से कोई कलिका बड निकलती है। तो जेम्यूल द्वारा जो मिलता है वो फ्रेश वाटर स्पंज, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर में मिलने वाला एकमात्र स्पंज है स्पॉन्जिला। इस स्पॉन्जिला के अंदर जेम्यूल द्वारा एलेनिक प्रजनन पाया जाता है। इस प्रकार से देखिए, स्पॉन्जिला जो है पोरस उनकी बॉडी होती है, अर्थात इस प्रकार से पोर उनके अंदर छिद्र होते हैं और किसी सबस्ट्रेटम से या आधार से चिपके हुए होते हैं। इनके ऊपर यहाँ पर ये माउथ होता है। इसके बाद इनकी जो इनर बॉडी वॉल होती है, आंतरिक देह भित्ति होती है, ये है। इस आंतरिक देह भित्ति के अंदर की तरफ, इस वॉल के अंदर की तरफ क्या बनते हैं, बड बनती है, कलिका बनती है। इन बड या कलिका को ही क्या कहते हैं, जेम्यूल कहते हैं। तो स्पंज के अंदर स्पेशली फ्रेश वाटर यानी कि अम्लीय जल के अंदर मिलने वाला स्पंज, स्पॉन्जिला के अंदर इस प्रकार से मिलता है। स्पंज की बॉडी जो है वो पोरस बॉडी होती है, छिद्रित बॉडी होती है। इस बॉडी के अंदर की तरफ की जो वॉल होती है, उस वॉल के ऊपर कलिकाएं बनती हैं, आंतरिक भित्ति के अंदर कलिकाएं बनती हैं और उससे बनने वाली कलिकाएं जेम्यूल कहलाती हैं। ये कलिकाएं फिर क्या होती है, इस माउथ के द्वारा बाहर आ जाती हैं और बाहर आकर के वाटर करंट के साथ बह करके किसी नए आधार से चिपक जाती हैं और एक नए स्पॉन्जिला को जन्म देती है। बाहर आने के बाद वाटर करंट यानी पानी की जल धाराओं के साथ बह करके किसी अन्य आधार से चिपक करके एक नए स्पॉन्जिला को विकसित कर देती है। स्पॉन्जिला किस प्रकार से बनता है, जेम्यूल जो है वो किस प्रकार का होता है, अगर हम इसको बढ़ा करके देखें तो किस तरह से होता है। सबसे पहले यहाँ पर इनके जो बीच का जो सेल मास होता है, कोशिकाओं का गुच्छा, बहुत सारी कोशिकाएं इस प्रकार से बीच वाले केंद्रीय सेंटर भाग के अंदर अनेक कोशिकाएं सेल होती हैं। सेल मास है ये पूरा का पूरा, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब इन कोशिकाओं के ऊपर एक जिलेटिनी आवरण होता है, इन सेल्स के ऊपर एक जिलेटिनी आवरण होता है, कंकीला जिलेटिनी आवरण होता है और इस जिलेटिनी आवरण के अंदर पूरा का पूरा जिलेटिनस जो पार्ट है वो होता है। यहाँ पर इसके अंदर एक छिद्र होगा इस प्रकार से, ये एक यहाँ ऊपरी भाग में इस तरफ एक छिद्र होगा। इस छिद्र को, इस भाग को क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल कहते हैं, इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। और इसके अंदर की तरफ यहाँ पर बहुत सारा जिलेटिनस जो पार्ट है वो इसके अंदर रहता है, जिलेटिनस पार्ट। थोड़ी देर बाद में ये जिलेटिनस पार्ट से क्या बन जाते हैं, कंटक नुमा कुछ संरचनाएं बन जाती है, कांटे की तरह कुछ संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। बाद में मैच्योरिटी आने पर इसके अंदर ये कांटे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार से ये कांटों के समान संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। कांटों के समान बनने वाली ये संरचनाएं क्या कहलाती हैं, स्पिक्यूल्स कहलाती हैं, स्पिक्यूल्स। तो इस तरह से, और जो अंदर की कोशिकाएं होती हैं वो आर्किड सेल्स होती हैं, आर्किड सेल होती हैं, बहुत मतलब मैच्योर परिपक्व सेल होती हैं। इस प्रकार से ये जो संरचना होती है ये जेम्यूल कहलाती है, जिसके अंदर बीच में एक बॉडी मास यानी कि सेल मास है और बहुत सारी कोशिकाएं हैं और यहाँ पर ये एक छिद्र होता है। इस छिद्र को माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी माइक्रोपाइल छिद्र के द्वारा ही यह एक आधार से चिपक जाता है, किसी आधार के ऊपर यह चिपका हुआ रहता है, तो इसके द्वारा ये उसके स्थान पर चिपक जाता है। तो सबसे पहले कोशिकाओं का एक समूह होता है, इसके अंदर बीच में कोशिकाएं बहुत सारी होती हैं, उनके ऊपर एक
लेयर होगी, उसके ऊपर जिलेटिनी आवरण होता है, जिलेटिन जैसा आवरण होता है, इसका जिलेटिनस पार्ट होता है। इसके ऊपर एक यहाँ पर छिद्र पाया जाता है, उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। बाद में जिलेटिनस पार्ट के द्वारा छोटे छोटे कंटक जैसे बन जाते हैं, हार्ड होते हैं कंटक, जिसे स्पिक्यूल्स कहा जाता है। और इसका जो ऊपर वाला भाग माइक्रोपाइल होता है, यही भाग क्या होता है, किसी आधार से पकड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये क्या कहलाता है, जैम्यूल कहलाता है। तो जैम्यूल की उत्पत्ति कहाँ हुई है, अंदर से हुई है, आंतरिक भाग से हुई है, अतः ये एंडोजीनस बडिंग कहलाता है। तो जैम्यूल जो है वो एक बडिंग का ही प्रकार होता है। बडिंग यदि बाहर से हो रही है, बड़ी यदि बाहर से निकल रही है तो वो एंडोजीनस बडिंग है, और यदि शरीर की अंदर वाली भित्ति से निकलती है तो वो एंडोजीनस। तो जैम्यूल जो है वो आंतरिक जीवों के आंतरिक शरीर से, अंदर के शरीर से निकलती है। तो इस प्रकार के जंतुओं के शरीर में ऐसी विशिष्ट संरचनाएं विकसित होती हैं जो नए शिशु प्राणी को जन्म देती है। तो जीव के शरीर के अंदर कुछ विशिष्ट संरचनाएं बनती है जो नए शिशु प्राणी को जन्म देती है। स्पंजों में बनी इन संरचनाओं को जैम्यूल कहते हैं। स्पंजों बनी संरचनाओं को जैम्यूल कहते हैं। हाँ भाई, एक खंडन के अंदर एक बात थी कि खंडन जो आपको बताया था फ्रेगमेंटेशन, उस फ्रेगमेंटेशन के अंदर स्पाइरोगाइरा में रिक्शिया मार्कियन सभी पादप है, तो पादपों के अंदर मिलता है। लेकिन इसके अलावा जंतुओं के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन होता है, जैसे कि यह है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर खंडन प्रक्रिया के द्वारा ही प्रजनन मिलता है। एसेक्सुअल प्लेनेरिया की जो बॉडी है वो इस प्रकार से पार्ट्स में टूट जाती है। जितने पार्ट्स में टूटती है उतने ही पार्ट्स में अलग अलग नए जीव विकसित हो जाते हैं। ये पार्ट्स एक अलग प्लेनेरिया बनाएगा, ये वाला भाग एक अलग प्लेनेरिया बनाएगा, ऊपर वाला भाग एक अलग प्लेनेरिया बनाता है। तो जंतुओं के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे प्लेनेरिया के लिए। उसको जैम्यूल आया, जैम्यूल आपको बता दिया। इसके बाद जो है इस तरह से लैंगिक प्रजनन के अंदर जो मुख्य रूप से प्रक्रियाएं मिलती हैं वो विखंडन, मुकुलन, विषाणु द्वारा, खंडन और जैम्यूल द्वारा, ये था। इसके अलावा पादपों की बात करें तो ये सभी तो जंतुओं की बात की अपन ने, लेकिन पादपों के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पादपों के अंदर मिलने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पादपों के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंतर्गत यानी कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत इसमें पादपों के जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा प्रजनन होता है। जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा प्रजनन क्रिया हो सकती है। जड़ से, तना से, पत्ती से, इनके द्वारा प्रजनन होता है। तो पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका इत्यादि से नए पादप निर्माण की प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। पादपों के जो कायिक भाग है वो कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि के द्वारा प्रजनन प्रक्रिया होती है, उसे कायिक प्रवर्धन कहलाते हैं। कायिक प्रवर्धन के अंदर वो भाग जिसको काम में लिया जाता है प्रवर्धन के लिए, उसे प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहा जाता है। तो इस प्रकार के जनक में भी दो जनक भाग नहीं लेते हैं, दो जनक यहाँ पर भी भाग नहीं लेते हैं। और कायिक प्रवर्धन के लिए जो भाग काम में लिया जाता है उसे प्रवर्ध कहते हैं या प्रोपेग्यूल कहा जाता है। प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। तो पादपों के अंदर विभिन्न भागों द्वारा यानी कि जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा या फिर कलिका के द्वारा प्रजनन प्रक्रिया पाई जाती है। तो किस किस प्रकार से पादपों के अंदर प्रजनन प्रक्रिया होती है, अलग जड़ से, तना से और पत्ती से। तो सबसे पहले है पादपों के अंदर जड़ों द्वारा, बाय रूट्स, जड़ों द्वारा। कुछ पादपों की जड़ें जो मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर क्षैतिज रूप से बढ़ती रहती हैं, वो जड़ें कभी कभी उनके अपस्थानिक जो भाग है उन जड़ों से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और वो ऊपर की तरफ प्रस्फुटित हो जाते हैं। ऊपर की तरफ मिट्टी से ऊपर की तरफ शाखाएं बन जाती हैं, नीचे जड़ें बन जाती हैं। तो जो मूसला मूल होती है, ये मूसला मूल मोटी होती है, मूसला मूल क्षैतिज बढ़ती रहती हैं। ये मूसला मूल नीचे अपस्थानिक जड़ें इनसे निकल जाती हैं और इनसे नई शाखाएं बन जाती हैं। तो कायिक प्रवर्धन में मूसला मूल और अपस्थानिक दोनों ही जड़ें भाग लेती हैं। कुछ पौधों जैसे शीशम, अमरूद,
आदि में मूसला जड़ों के ऊपर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण हो जाता है। अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण हो जाता है मूसला मूलों के ऊपर, और ये अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित होकर के नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। अगर उस जड़ को वहां से काट करके अन्य स्थान पर उगा दें तो नया पादप विकसित हो जाता है। तो जड़ों द्वारा जो प्रजनन कायिक प्रवर्धन होता है, तो जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन में मूसला मूल अपस्थानिक दोनों ही प्रकार जड़ें भाग लेती हैं। कुछ पौधों जैसे शीशम, अमरूद आदि के अंदर मूसला मूलों के ऊपर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण हो जाता है, और यह अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित होकर के नई पादप का निर्माण करती हैं। मांसल जड़ें जिनके ऊपर अपस्थानिक जड़ें कलिकाएं पाई जाती हैं, वो भी कायिक प्रवर्धन में भाग लेती हैं। मांसल जड़ें होती हैं, वो भी कायिक प्रवर्धन में भाग लेती हैं। दूसरा है तनों द्वारा या तने द्वारा, बाई स्टेम, तने द्वारा। तो तनों के द्वारा जो जनन प्रजनन होता है वो बहुत प्रकार से होता है। तो इनके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स बांट रखे हैं। भूमिगत तने, सबसे पहले अंडरग्राउंड जो स्टेम है उनके द्वारा कायिक प्रवर्धन। भूमिगत तने अंडरग्राउंड जो स्टेम है उनमें, तो इसके अंदर भूमिगत तने में क्या आता है, पहले आता है कंद, बल्ब। देखिए इसके अंदर आलू इसका प्रकार टाइप है। इस प्रकार के तनों की गांठों पर छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं। जो तने होते हैं वो तने गोल नियमित आकार के होते हैं, और इनके तनों के ऊपर छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं। इन कलिकाओं को आंख या आइस कहते हैं। अगर आइस को बिना काटे, यानी आइस वहां से डैमेज नहीं होनी चाहिए, आइस को बिना काटे यदि धरती में बो दिया जाता है, जमीन में बो दिया, यदि आंख युक्त तने को, आलू का वो खंड, वो टुकड़ा जिसमें आंख रहे सही रूप से रहती है, उस आंख युक्त तने को जमीन में बो दिया जाता है, तो कलिकाएं प्रस्फुटित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। वो कलिकाएं प्रस्फुटित होकर के नए पौधे का निर्माण करेंगी। तो आलू के अंदर इस प्रकार से होता है कंद के रूप में आलू में। तो कुछ जैसे आलू के अंदर आलू एनिमिक आकार का तना होता है, इसके तने के ऊपर आंख या बड्स या कलिकाएं पाई जाती हैं। इन आंख युक्त आलू के टुकड़े को या आंख युक्त आलू को जमीन में बो दिया जाता है, तो उससे एक नया पादप विकसित हो जाता है। एग्जाम्पल आलू। दूसरा है कंद के बाद में प्रकंद। प्रकंद में क्या होगा, इसमें विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए भोजन संचित होता है। भोजन संचित होने के कारण से कुछ फूले हुए रहते हैं, तो इनमें विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए भोजन एकत्रित रहता है। अनुकूल परिस्थितियों में वायवीय तनों के निर्माण के लिए इनके ऊपर कलिकाएं पाई जाती हैं। अनुकूल परिस्थितियों के अंदर अगर मौसम अच्छा है, इनके अंकुरण का मौसम है, तो उस समय इनके तनों के ऊपर कलिकाएं पाई जाती हैं। ये कलिकाएं प्रस्फुटित होकर के नए पादप को विकसित करती हैं। इन्हीं कलिकाओं की वजह से प्रकंद एक नए पादप का निर्माण करता है। तो अनुकूल परिस्थिति में वायु तनों के निर्माण के लिए उनके ऊपर कलिकाएं पाई जाती हैं। ये कलिकाएं ही, इन कलिकाओं की उपस्थिति के कारण से ही प्रकंद कायिक प्रवर्धन करता है। तो इन प्रकंद जो प्रकार के तने होते हैं, इन प्रकंद प्रकार के तनों के अंदर प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए, एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए इनके अंदर क्या होता है, भोजन संग्रहित होता है। और अनुकूल परिस्थितियों में इनके ऊपर कलिकाएं पाई जाती हैं। ये कलिकाएं प्रस्फुटित होकर के प्रकंद के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो प्रकंद के द्वारा जो कायिक, और दूसरा ये जो प्रकंद होते हैं ये शाखित होते हैं। इनमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, क्षैतिज रूप से ये बढ़ते हैं। जमीन के अंदर ये क्षैतिज रूप से बढ़ेंगे, लेटे हुए अवस्था के अंदर बढ़ते हैं और शाखित होते हैं। इनके ऊपर कलिकाएं पाई जाती हैं, शंख के रूप में, चमकीले शंख के रूप में कलिकाएं पाई जाती हैं। ये कलिकाएं प्रस्फुटित होकर के नए पादप को विकसित करती हैं। जैसे अदरक, हल्दी, केला आदि के अंदर प्रकंद द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। तीसरा है धनकंद। अब देखिए प्रकंद और धनकंद में अंतर करते हैं। प्रकंद क्षैतिज बढ़ता है, ये धनकंद खड़े होते हैं। ये शाखित होते हैं, शाखित नहीं होते। इनके ऊपर शंख के रूप में कहीं कहीं पर कलिकाएं पाई जाती है। इनमें गोल रिंग्स पाई जाती है, गोल वलय पाई जाती हैं, गोल गांठें पाई जाती हैं। उन गांठों के वहां पर कलिकाएं होती हैं और वो कलिकाएं प्रस्फुटित होकर के नए पादप को या नए जीव को विकसित करती हैं। तो धनकंद जो है वो जमीन के अंदर लंबवत रूप से बढ़ने वाले कंद ही होते हैं और ये शाखित नहीं होते हैं। इनके ऊपर गोल रिंग या वलय पाई जाती है, गोल गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों पर कलिकाएं होती है जो प्रस्फुटित होकर के नए पादप को जन्म देती है। जैसे कि अरबी शाखित नहीं होती है। जमीकंद,
तो अरबी जमीकंद का चालू जो है वो धनकंद के उदाहरण है। ये अशाखित भूमिगत फूले हुए तने होते हैं जिनके ऊपर वृत्ताकार गांठें पाई जाती हैं, वृत्ताकार या रिंग्स पाई जाती हैं। इन्हीं गांठों पर कलिकाएं पाई जाती हैं। ये कलिकाएं प्रस्फुटित होकर के नए पादप का जन्म देती हैं, जैसे अरबी जमीकंद और कचालू के। चौथा और लास्ट है भूमिगत तनों का उदाहरण में सल्पकंद। सल्पकंद सल्पकंद, कंद को कुछ और कहते हैं, ब्रेस्टे कंद। ट्यूबर इसे कहते हैं। देखिए आलू कंद ट्यूबर होता है, सल्पकंद। तो ये क्या होते हैं, ये बहुत सारी कलिकाओं को लिए हुए भूमिगत तने ही होते हैं। इनके अंदर अनेक कलिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़ी रहती हैं। ये भूमिगत संघनित तने होते हैं, भूमिगत संघनित तने होते हैं जिनके ऊपर एक से अधिक कलिकाएं पाई जाती हैं। यदि इस कलिका युक्त तने को जमीन में बो दिया जाता है, जमीन में बोया जाता है, तब बल्ब के अंदर सल्पकंद के अंदर पाई जाने वाली कलिकाएं प्रस्फुटित होकर नए पादप को जन्म देती है, नए पादप को विकसित करती हैं। तो ये अति संघनित भूमिगत तने होते हैं और इनके अंदर अनेक कलिकाएं होती हैं। जब कलिका युक्त इस तने को जमीन में बो दिया जाता है तो ये कलिकाएं प्रस्फुटित होकर के नए पादप को विकसित करती हैं। सल्पकंद का उदाहरण है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन, तो प्याज के अंदर भूमिगत तना होता है। प्याज में छोटा सा नीचे बीज के रूप में गोल चपटा जिसको हम काट के फेंक देते हैं, वो तना होता है और उसके ऊपर अनेक मासा मोटी गुदेदार पत्तियां होती है, बीच में कलिका होती है। यदि ऐसे प्याज को बो दिया जाता है मिट्टी के अंदर तो वो कलिका प्रस्फुटित होकर नई पादप को जन्म देती है। ऐसे लहसुन के अंदर बहुत सारी कलिकाएं होती है, कलिकाएं होती है, पत्ती कलिका नए पादप को बना सकती है। तो ये था भूमिगत तनों के द्वारा तने में कायिक प्रवर्धन। इसके अलावा कुछ ऐसे तने भी हैं जो कि ऊपरी विसर्पी तने होते हैं, लेटे हुए होते हैं, विसर्पी तने होते हैं। तो भूमिगत तनों के बाद में आते हैं विसर्पी तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। दूसरा है सेकंड विसर्पी तनों द्वारा। तो विसर्पी तनों द्वारा के अंदर अपन देखते हैं ऊपरी भूस्कारी, पहला है ऊपरी भूस्तारी रनर्स। ठीक है, तो क्रीपिंग जो तने हैं, क्रीपर्स जो होते हैं, उसकी बात हो रही है ऊपरी भूस्तारी। तो इनके अंदर मृदा के ऊपर जो मृदा की सरफेस होती है, इस मृदा की सरफेस के ऊपर तना बढ़ता है और तना एक निश्चित लंबाई पर जाने के बाद यहाँ पर इसकी संधि होती है, परसंधि होती है, फिर तना बढ़ता है, फिर परसंधि होती है, फिर तना बढ़ता है, फिर परसंधि होती है। इसके ऊपर यहाँ पर पत्तियां होती हैं और इन्हीं परसंधियों या कलिकाओं से, गांठों से नीचे की तरफ अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं, ऊपर पत्तियां बन जाती हैं। इनको अगर काट करके तोड़कर अन्य स्थान पर लगा दे तो वहां पर फिर से नए तने विकसित, नए पादप हो जाते हैं और ये निरंतर बढ़ता ही रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है। ऊपरी भूस्तारी जमीन की सतह के ऊपर चपटे रूप से वृद्धि करते हैं। इन वृद्धि करने वाले तनों पर निश्चित अंतराल के बाद में परसंधियां या गांठें होती हैं। इन परसंधियां गांठों से अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित होकर नीचे अपस्थानिक जड़ें बना देती हैं और ऊपर पत्तियां बन जाती हैं। इन तनों को अलग करके अन्य स्थान पर बोया जा सकता है और नए पादप विकसित किए जा सकते हैं। इसका उदाहरण है दूब घास। दूब घास साइलोडोन डैक्टिलोन। साइलोडोन डैक्टिलोन के इस प्रकार के तने पाए जाते हैं। तो ये विशेष प्रकार के संकीर्ण हरे रंग के शयान तने होते हैं, लेटी अवस्था के तने होते हैं। इन पर नियमित अंतराल पर जड़ें विकसित होती रहती हैं, नियमित अंतराल पर जड़ें होती रहती हैं। इन्हीं जड़ों पर वायवीय तनों का विकास भी हो जाता है। जहाँ जड़ें होती है उसके ऊपर की तरफ नए तने बन जाते हैं, नई शाखाएं बन जाती हैं, वायवीय तनों का विकास हो जाता है। इनके टूटने के बाद प्रत्येक तने या गुच्छे से नए पौधे का विकास हो जाता है। टूटने पर नए पौधे, नए गुच्छे से नए पौधे का विकास हो जाता है। दूब घास इसका एक अच्छा उदाहरण है, ऊपरी भूस्तारी। उसके बाद आता है भूस्तारी। भूस्तारी इसमें क्या होता है कि ये विशेष प्रकार के क्षैतिज वृद्धि करने वाले तने होते हैं। ये भी क्या होते हैं, विशेष प्रकार के क्षैतिज वृद्धि करने वाले ही होते हैं, क्षैतिज वृद्धि करते हैं। इनकी गांठों पर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं और इन्हीं गांठों पर कलिकाएं होती हैं, तो यही गांठ नए पौधे विकसित कर देती है। तो भूस्तारी भी क्या होते हैं, क्षैतिज वृद्धि करने वाले तने होते हैं। इनके ऊपर अपस्थानिक गांठें, अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों पर अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और ये गांठें विकसित होकर नए पादप को जन्म देती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी। इसके बाद तीसरा आता है अंतःभूस्तारी। अंतःभूस्तारी, ये जो तने होते हैं
ये क्या होता है, जैसे कि ये मिलता है, ये तने मोटा जो शाखा, मोटी शाखा होती है वो तने के रूप में तना ही होता है, वो जमीन से नीचे रहेगी, जमीन से मिट्टी से थोड़ा सा नीचे वृद्धि करेगी और कहीं कहीं पर विकसित होकर के बाहर की तरफ नई शाखा बना लेती है। इसके बाद ये फिर से बढ़ता है जमीन के अंदर ही और फिर बाहर निकल करके नई शाखा का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से ये अंतःभूस्थायी जमीन के नीचे नीचे क्षैतिज रूप से बढ़ते रहते हैं, जमीन के नीचे यानी कि मृदा से नीचे क्षैतिज रूप से बढ़ते हैं और कहीं कहीं पर वायवीय रूप से ऊपर की तरफ आकर के नई शाखाओं का निर्माण कर लेते हैं। जो नीचे दबा हुआ तना होता है वो ज्यादा गहरे कलर का यानी ब्लैकिश कलर का तना होता है और ऊपर की तरफ वायवीय भाग होता है वो हरे रंग का होता है। इस प्रकार से वो अंतःभूस्थायी जो है वो जमीन या मृदा से नीचे नीचे बढ़ता है, क्षैतिज रूप से बढ़ता रहता है, कहीं कहीं पर वायवीय रूप से ऊपर आकर के उससे संपर्क संधियों से नई शाखाएं विकसित हो जाती हैं। यदि इसको तोड़ करके अन्य स्थान पर लगाया जाता है तो नए पादप विकसित हो जाते हैं, जिसको तोड़ करके या काट करके नए स्थान पर लगाए जाते हैं तो इनसे फिर से नए पादप विकसित हो जाते हैं। इसका उदाहरण है पुदीना, मिंट, पुदीना या मिंट। तो पुदीना के अंदर अंतःभूस्थायी प्रकार का विसर्पी तना पाया जाता है। इसके बाद चौथा जो है वो है भूस्तारिका या भूस्तरिक ऑप्शन भूस्तारिका। ये क्या है कि एक पर्व वाले जलीय पौधा है। तो ये केवल एक पर्व वाले ऊपरी भूस्तारी है। ऊपरी भूस्तारी जो है अपन ने ऊपरी भूस्तारी में क्या पढ़ा कि ऊपरी भूस्तारी दूरभाष के अंदर जमीन पर क्षैतिज बढ़ता है, अनेक शाखाएं होती, अनेक पर्व होते हैं, अनेक पर्वसंधियां होती। ये एक तो जल के अंदर होगा, दूसरा इसमें सिर्फ एक ही पर्व होगा। तो ये एक पर्व वाले जलीय ऊपरी भूस्तारी है। ये एक पर्व वाले जलीय ऊपरी भूस्तारी होते हैं जो मुख्यतः जलीय पौधों में पाए जाते हैं। भूस्तारी का जलीय पौधों में मिलते हैं। एक पर्व वाले ये तने टूटने के बाद नए पौधे निर्माण करते हैं। देखिए किस प्रकार से जल के अंदर जलकुंभी इसका उदाहरण है, वाटर हाइसिंथ जलकुंभी। ये इसका स्टेम यानी तना जल के अंदर ही ये तना वृद्धि करता है, एक पर्व होता है, ठीक है। और यहां पर इसका एंड हो गया, यहां पर नई शाखाएं निकल जाती हैं इस प्रकार से, और इसको यहां से अलग करके नए पादप के रूप में विकसित किया जा सकता है। यहाँ से अलग हो जाएगा, फिर से ये एक ही पर्व रह जाएगा, यहाँ पर एक नया पर्व बन जाएगा आगे की तरफ और वहां पर एक नई शाखा बनेगी। तो इस प्रकार से ये एक पर्व वाले ऊपरी भूस्तारी जलीय पादप होते हैं और इसका उदाहरण है जलकुंभी। जलकुंभी के अंदर इस प्रकार से ऊपरी भूस्तारी का प्रकार से प्रजनन पाया जाता है। तो ये था विसर्पी तनों के द्वारा प्रजनन, ठीक है। इसके बाद आता है वायवीय तनों द्वारा प्रजनन। वायवीय तने जो होते हैं, वायवीय तने जो बिल्कुल ही जमीन से ऊपर उठे होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो थर्ड टाइप है वायवीय तनों द्वारा प्रजनन। वायवीय तनों द्वारा, इस वायवीय तनों के अंदर क्या होता है, नागफनी के अंदर पाए जाने वाला परिणाम स्तंभ, नागफनी के अंदर पाए जाने वाला, इसका उदाहरण है नागफनी। अब देखिए नागफनी के अंदर ये कांटे होते हैं, ठीक है। नागफनी के अंदर तनाव फैल करके चपटा हो जाता है, मोटा मांसल होता है, चपटा होता है, तनाव फैल जाता है। जो इसकी पत्तियां हैं, पर्ण है, वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, कांटों में बदल जाती हैं पर्ण, और तना चपटा होकर के फैल जाता है। ये तना हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ये तना है इसलिए इसके ऊपर पर्व संधियां भी होंगी। तो यदि तने का ये पार्ट टूट करके गिर जाता है या इस पार्ट को काट कर अन्य स्थान पर उगा देते हैं, बोया जाता है, तो उससे नया नागफनी का पादप विकसित हो जाता है। तो नागफनी के अंदर परिणाम स्तंभ द्वारा तथा कुछ अन्य पौधों के तनों के खंड को जमीन पर उगा दिया जाए या तिरछा बो दिया जाए तो नए पादप विकसित हो जाते हैं।
जमीन पर गिरकर नए पौधे विकसित करते हैं। तो नागफनी का प्रणाब स्तंभ और ऐसे कुछ अन्य पादपों के तने जमीन पर गिरकर नए पादप को जन्म देते हैं। नागफनी के अंदर प्रणाब स्तंभ तना जो है पर्ण के समान चपटा हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। पत्तियां जो है वो कांटों में भुलक जाती हैं और इसके ये तना है तो बारूसंधियां होती हैं, कलिकाएं होती हैं। ये तना जब जमीन पर गिर जाता है टूट करके तो एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। ये था वायवीय तनों द्वारा प्रजनन कायिक प्रवर्धन। जड़ें हो गई, तना हो गया, अब आता है पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा प्रजनन। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है? कुछ पौधों की पत्तियों के ऊपर, कुछ पौधों की पत्तियों के किनारों पर या फिर उनकी सिराओं पर कलिकाएं पाई जाती हैं। ये पत्तियां जब जमीन पर गिर जाती हैं और इनको अनुकूल मौसम, नमी, जल आदि प्राप्त हो जाता है तो पत्तियों के किनारों पर या उनकी सिराओं पर मिलने वाली कलिकाएं प्रस्फुटित होकर के नए पादप को जन्म देती है। तो कुछ पौधों की पत्तियों के किनारों पर जैसे ब्रायोफिल्लम, पत्थर चट्टा, या फिर पत्तियों की जो सिराएं या मध्य सिरा होती हैं उन पर जैसे बिगोनिया के अंदर कलिकाएं मिलती हैं। ये पत्तियां जमीन पर गिर जाती हैं तो अनुकूल मौसम होने पर इन पत्तियों पर स्थित कलिकाएं प्रस्फुटित होकर के नए पादप को जन्म देती हैं। तो किनारों पर जो मिलती हैं वो ब्रायोफाइटा मिलती हैं और जो सिरा या मध्य सिरा जो होती है, पर्ण की मध्य सिरा होती है, पर्ण ग्रंथ होता है, उस पर मिलने वाली जो कलिकाएं होती हैं बिगोनिया के अंदर होती हैं। ये पर्णें जब जमीन पर गिर जाती हैं तो अनुकूल मौसम के कारण से जल आदि ग्रहण करके प्रस्फुटित होकर की कलिकाएं नए पादप को जन्म देती हैं। तो कुछ पौधों की पत्तियों के ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। इन कलिकाओं से नए पादप विकसित हो जाते हैं जैसे ब्रायोफाइटा या पत्थर चट्टा के अंदर ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइटा नहीं भाई, ब्रायोफिल्लम है भाई। ब्रायोफिल्लम उसका बॉटनिकल नाम है, पत्थर चट्टा हिंदी नाम है। ब्रायोफिल्लम या पत्थर चट्टा। बिगोनिया दूसरा है। ब्रायोफिल्लम या पत्थर चट्टा के अंदर पत्तियों किनारे पर अपस्थानिक कलिकाएं मिलती हैं ब्रायोफिल्लम में और पत्थर चट्टा में। एक नाम है पत्थर चट्टा, ब्रायोफिल्लम। और दूसरा है बिगोनिया जिसकी पर्ण ग्रंथ और मध्य शिरा जो होती है उनके ऊपर कलिकाएं मिलती हैं। ये पर्णें जमीन पर गिर के नए पादप विकसित करती हैं। जैसे उदाहरण दो है ब्रायोफिल्लम यानी पत्थर चट्टा और बिगोनिया, दूसरा है बिगोनिया। इनके अंदर इसके अलावा कुछ कलिकाएं भी होती हैं जैसे पत्र प्रकल्प। हम चौथा उदाहरण पढ़ेंगे, पत्रकंद या पत्र प्रकल्प। एक बात देखो तो ये नंबर 5 जड़ तना, जड़ तना पत्ती। अभी नंबर 4 है पत्र प्रकल्प, बुलबिल्स। इसमें क्या है, कुछ पादपों के तनों के आधारी भाग से कुछ कलिकाएं बनती है। वैसे देखी जाए तो जरन कलिकाएं होती है, कुछ कलिकाएं होती है, परंतु ये पादप से अलग होकर के नीचे गिर करके नए पादप का निर्माण कर लेती हैं जैसे आगेव या रामबास ने, ऑक्जेलिस ने। तो प्रकंद, पत्रकंद एक प्रकार की मांसल कलियां होती हैं। पत्रकंद एक प्रकार की मांसल कलियां होती हैं जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेती हैं। तो प्रकंद या बुलबिल्स मांसल कलियां होती हैं जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेती हैं। और इसका उदाहरण है आगेव या रामबास। आगेव या रामबास, इसके अंदर तने के आधार पर नीचे की तरफ बिल्कुल जमीन के पास में कुछ कलिकाएं, मांसल मोटी कलिकाएं बनती हैं। ये कलिकाएं नीचे गिर करके जमीन पर गिर करके नए पादप को विकसित करती हैं। तो इस प्रकार से पादपों के अंदर कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन पाया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर पादप के जड़, तना, पत्तियां या पत्रकंद आदि भाग लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बीच में एक आया था जलकुंभी के बारे में। जलकुंभी, इस जलकुंभी को वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। वाटर हाइसिंथ बंगाल का आतंक, लेकिन धीरे धीरे पूरे इंडिया का ही आतंक बन गया। वाटर हाइसिंथ बंगाल का आतंक और महाविपत्ति भी बोलते हैं। देखिए क्यों, जलकुंभी के अंदर बहुत तीव्र एलैनिक प्रजनन पाया जाता है। जलकुंभी को जलाशयों को सजाने के लिए इसके अंदर सुंदर नीले पुष्प आते हैं, अतः इसको दूसरे देशों से जलाशयों को सजाने के लिए, तालाबों को सजाने के लिए इसे भारत में लाया गया। ज्यादातर इसे बंगाल के अंदर लाया गया। तो जलाशयों के अंदर जो सजाने के लिए उन्हें बोया गया, परंतु यह अति हानिकारक जलीय खरपतवार बन गया। सजावट के लेके आए, लेकिन यह एक बहुत ही हानिकारक जलीय खरपतवार बन गया।
क्योंकि जलकुंभी के अंदर बहुत तीव्र एलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। यह बहुत जल्द ही जलाशय के ऊपरी परत को, ऊपरी सतह को पूर्ण रूप से आच्छादित कर लेती है, ग्रहण घेर लेती है, जिस कारण से नीचे रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जलकुंभी अधिक से अधिक मात्रा के अंदर भोजन, जल के अंदर भोजन और प्रकाश का उपयोग कर लेती है। नीचे रहने वाले जीवों को, पादपों को आदि को ना तो प्रकाश मिल पाता है, ना ऑक्सीजन मिलती है। इस कारण से उस जलाशय के अंदर जीवों की विविधता जो है वो कम हो जाती है। धीरे धीरे वो जलाशय नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इस कारण से धीरे धीरे जलाशय जो है नष्ट, सूख जाते हैं और वो जलाशय सड़ने लग जाते हैं। वहां पर जो मिलने वाली जैव विविधता होती है, उन जलाशयों के अंदर अन्य जलीय जंतु, जलीय पादप होते हैं, वो उनका दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। ना तो उन्हें सूर्य का प्रकाश मिल पाता है, ना उन्हें ऑक्सीजन मिल पाती है, और इस कारण से वो जीव नष्ट हो जाते हैं। तो जब बंगाल के अंदर से लाया गया, धीरे धीरे यह पूरे भारत के अंदर फैल गई, पूरे भारत के जलाशयों के अंदर ये एक विपत्ति के रूप में फैल गई। तो जलकुंभी को बंगाल के जलाशयों में सुंदर फूलों के कारण बोया गया, परंतु यह अति हानिकारक जलीय खरपतवार बन गया, जो न केवल बंगाल बल्कि संपूर्ण भारत के जलाशयों में फैल गया। यह जल में ऑक्सीजन को कम करता है, जिससे जलीय जीवों के श्वसन में कठिनाई आती है। जलीय जीवों के श्वसन में कठिनाई आती है। इससे जलीय जीवों के पादपों की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसे जलाशयों की महाविपत्ति या वाटर हाइसिंथ, बंगाल का आतंक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं। तो जलकुंभी को जलाशयों को सजाने के लिए जलाशयों में बोया गया, परंतु यह अति हानिकारक जलीय खरपतवार बन गया। यह बंगाल ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के जलाशयों में फैल गया, जिस कारण जलाशयों में ऑक्सीजन की कमी आ गई और जलाशयों के अंदर रहने वाले जलीय जीव और जलीय पादपों की मृत्यु हो गई। उनका दम घुटने से मृत्यु हो गई। उन पादपों को ना तो सूर्य का प्रकाश मिला, ना ही जंतु को ऑक्सीजन मिली, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसी कारण जलकुंभी को जलाशयों की महाविपत्ति या वाटर हाइसिंथ या बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये था लैंगिक प्रजनन की विभिन्न विधियां और बंगाल का आतंक जलकुंभी। अब अपन बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के महत्व क्या है। अलैंगिक प्रजनन के महत्व देखिए, बहुत सारे महत्व हैं और सारे के सारे महत्व इंटरेस्टिंग है। ऐसे स्थान जहां पर बीजों के द्वारा नए पादप विकसित नहीं किए जा सकते, वहां हम कलम लगाकर या कायिक प्रवर्धन के द्वारा, जड़तनापत्ति आदि के द्वारा नए पादप विकसित कर सकते हैं। बंजर भूमि को भी अच्छा हरा भरा बनाया जा सकता है। लॉन, पार्क आदि बनाने के लिए घास का उपयोग करते हैं, क्योंकि घास में तीव्र रूप से अलैंगिक प्रजनन या कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। इससे बंजर जगहों पर घास को उगा करके उस स्थान को हरा भरा या पादपों को जो अलैंगिक प्रजनन द्वारा विकसित होते हैं, ऐसे पादपों को बो करके वहां पर नए हरे भरे क्षेत्र उत्पन्न किए जा सकते हैं। ऐसे पादप जिनमें बीज विकसित नहीं होते, जैसे गन्ना है, केला है, आलू है, अदरक है, इनको भी कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही उगा करके इनका उत्पादन प्राप्त किया जाता है। ऐसे पादप जिनके बीज तो बन जाते हैं परंतु उन बीजों के अंदर अंकुरण की क्षमता नहीं होती है, ऐसे पादप जिनके बीज तो बन जाते हैं परंतु उनमें अंकुरण की क्षमता नहीं होती है, उन पादपों को भी कायिक प्रवर्धन के द्वारा विकसित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जहां पर बीजों को उगाना या बीजों का अंकुरण संभव नहीं होता, वहां पर भी कायिक प्रवर्धन या अलैंगिक प्रजनन के द्वारा नए पादप विकसित किए जा सकते हैं। अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है। उस एक जनक के यदि अच्छे लक्षण हैं तो ये अच्छे लक्षण निरंतर उसके अंदर बने रहते हैं, और यदि हानिकारक हैं तो हानिकारक लक्षण भी निरंतर बने ही रहते हैं। तो ऐसे पौधे जिनमें बीजों का निर्माण नहीं होता, उनमें जो कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन हो सकता है, जैसे केला, गन्ना, गुलाब, अनानास आदि के अंदर। ऐसे पौधे जिनके बीजों में अंकुरण की क्षमता नहीं होती, उनमें भी कायिक प्रवर्धन बहुत उपयोगी है। ऐसे पौधे जिनमें लैंगिक प्रजनन की शक्ति नष्ट हो जाती है, उनको भी कायिक प्रवर्धन के द्वारा विकसित किया जा सकता है, जैसे दूब घास। यह प्रजनन की एक तेज विधि है, बहुत तीव्र विधि है, अतः बंजर जो जगह है उसको बहुत जल्दी हरा भरा कर सकते हैं। लैंगिक जन्म की तुलना में इससे कम समय लगता है, बहुत जल्दी फल फूल प्राप्त हो जाते हैं। इससे किसी उजाड़ या बंजर भूमि को जल्दी हरा भरा किया जा सकता है। ऐसा क्षेत्र जहां बीजों द्वारा पौधे उगाना मुश्किल होता है, वहां पर भी कायिक प्रवर्धन उपयोगी है, और इसके द्वारा किसी जाति, प्रजाति, वंश के अच्छे लक्षणों को लंबे समय तक
संरक्षित या सुरक्षित किया जा सकता है। इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधों में फल फूल जल्दी बन जाते हैं। अलैंगिक प्रजनन से विकसित पौधों में फल फूल जल्दी बन जाते हैं। अगर हम कलम लगाकर पौधा उगाते हैं तो क्या होता है, कलम के अंदर किशोरावस्था जो है, पादप की कायिक अवस्था वो पहले आ चुकी है, तो बहुत जल्दी वो जरण अवस्था के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उन पर फल फूल जल्दी विकसित हो जाते हैं। तो ये था अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन के अंदर किस पादप के कौन कौन से भागों से कायिक प्रजनन हो सकता है। जंतु में अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होता है, मुकुलन, खंडन, विखंडन की विधियां, और उसके बाद अलैंगिक प्रजनन के अंदर कायिक प्रवर्धन जड़ तना के द्वारा किस प्रकार से होता है, और उसके बाद अलैंगिक प्रजनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या महत्व है।